दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह आता है बताइए। अल्प विराम आता है, अर्ध विराम आता है, पूर्ण विराम आता है या विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर वही बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कौन सा आता है भाई विराम चिन्ह? अल्प विराम चिन्ह आता है, अल्प विराम चिन्ह आता है। और अल्प विराम चिन्ह किस प्रकार बनता है? इस प्रकार बनता है, इस प्रकार आपका बनता है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए बात करें कि आप सभी लोग, पहली बात तो ये प्रश्न आपके बारे में आप सभी लोग याद रखोगे। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में आप सभी लोग याद रखोगे। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में इनमें से कौन सा विराम चिन्ह आता है? तो अल्प चिन्ह आता है। बात आपको ध्यान रखना है। छंद की यहाँ पर बात करें, देखिए कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है आप सभी लोगों को याद रखना है। छंद को हम लोग क्या कहते हैं भाई? छंद को जो है हम लोग पिंगल भी कहते हैं। छंद का दूसरा नाम अगर हम लोग बात करें, क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा बात आप सभी लोगों को याद रखना है कि पिंगल कहते हैं। तो क्यों पिंगल कहते हैं? क्यों? क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता ही पिंगल थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो थे ये कौन थे? आप सभी लोग याद रखोगे। आदि प्रणेता कौन थे? पिंगल थे। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप सभी लोग याद रखेंगे भाई, आप सभी लोग याद रखेंगे जैसे कि मान लीजिए गद्य का नियामक जो है व्याकरण है, उस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रकार जो है पद का क्या है? तो छंद शास्त्र है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? तो जल्दी से आप सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे भाई, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है बताइए। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए भाई। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे भाई। चलिए, तो यहाँ पर आपका देखिए भाई, सही उत्तर की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सकल शुद्ध, तो या तो आपका अनुप्रास हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर बात करें बारे बारे जो आया है, ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो आपका उत्तर अगर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है कि अलंकार का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन प्रश्न आपसे बनता ये है, प्रश्न आपसे ये बनता है कि जो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं ये कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं ये कौन है? तो आप लोग क्या बताओगे? आचार्य दंडी आप लोग बताओगे। क्या बताओगे भाई? आचार्य दंडी आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, आपसे एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, वो ये प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है। तो शब्दों पर जो आश्रित अलंकार होते हैं उनको हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। 5 आपको याद रखना, एक तो अनुप्रास जो है वो शब्द अलंकार है, अनुप्रास जो है ये आपका शब्द अलंकार है। उसके बाद कौन सा भाई? यमक जो है, यमक आपका कौन सा अलंकार है? ये भी जो है शब्द अलंकार की श्रेणी में ही आता है। श्लेष अलंकार जो है ये भी आपका कैसा अलंकार है? श्लेष अलंकार भी आपका शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें वीप्सा आपका हो जाएगा, वीप्सा भी आपका शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। और वक्रोक्ति एक अलंकार है, ये भी आपका जो है वक्रोक्ति अलंकार भी जो है वो जो किसके अंतर्गत आता है? एक आपका शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है। इनके अलावा जो अलंकार बनते हैं ना, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? आपको याद रखना है, वो आपके अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थ अलंकार की बात करें तो 100 से ज़्यादा ही हैं, 100 से ज़्यादा होंगे लगभग, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि उपमा अलंकार, ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। प्रतीप अलंकार है, उसके अलावा संधि अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, ये सारे जो हैं आपको याद रखना है अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा। दाता का विलोम आपको बताना है भाई, दानी होगा, याचक होगा, पाचक होगा या दायक होगा? क्या होगा? चलिए, तो राइट आंसर आप सभी लोगों का यहाँ पर क्या हो सकता है? देखिए, दाता का विलोम क्या होगा?
दाता का विलोम यहाँ पर बात करें याचक हो जाता है। दाता का विलोम क्या हो जाता है भाई, याचक हो जाता है। जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, कल्पना का विशेषण क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जब जब बताता हूँ भाई विशेषण की बात आती है, विशेषण की बात आती है, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ यहाँ पर विशेषण असल में हम लोग कहते किसको हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ पतला, पतला लड़का, तो पतला लड़का, यहाँ पर लड़का की बात करूँ, लड़का क्या है, एक संज्ञा है। और आप सभी को पता है कि संज्ञा की जो शब्द विशेषता बताए देते हैं वो आपके कैसे शब्द होते हैं, आपके विशेषण शब्द होते हैं। तो पतला यहाँ पर क्या बताया जा रहा है भाई, ये गुण ही तो बता रहा है लड़के का, तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। पतला शब्द की बात करें तो ये एक विशेषण हो जाएगा, और लड़का शब्द की बात करें तो ये एक विशेष हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जाता है, एक वाक्य आपको दे दिया जाता है कि वह लड़का पतला है, पूछा जाता है इसमें से लड़का क्या है, तो आप लोग का बताओगे विशेष है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें पतला क्या है, तो आप लोग बताओगे विशेषण है। तो इस प्रकार से भाई आपके जो है प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग प्रश्न की बात करें तो कल्पना का विशेषण क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कल्पना का विशेषण की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा भाई, काल्पनिक होगा। काल्पनिक की आपसे वर्तनी भी पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पर अगर इस प्रश्न को हम लोग मिटा दें और पूछे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है, काल्पनिक ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो आप लोग क्या याद रखोगे, काल्पनिक जो है आप लोग इस प्रकार से लिखोगे। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही तैयारी पे जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप सभी लोग जा रहे हो। बस आपको इसी तरह से पढ़ाई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप लोगों के हाथ में कॉल लेटर होगा, आप लोगों के हाथ में सिलेक्शन की पर्ची होगी, वो दिन ये समझ लीजिए दूर नहीं होगा। ये समझ लीजिए अब आपके अपने सपनों की जॉब आपको मिलने वाली है। तो पढ़ाई करते रहिए भैया। ठीक है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एकाहारी कहेंगे, अल्पाहारी कहेंगे, भिक्षु कहेंगे, या सन्यासी कहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए क्या कहलाता है। पूछा क्या जा रहा है, देखिए भाई, दिन में एक बार करता है तो वो जाहिर सी बात है एकाहारी ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकाहारी भी कहलाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अब देखिए सन्यासी की भाई यहाँ पर वर्तनी पूछी जाती है, तो आप सभी लोग देखिए सन्यासी इस प्रकार से भी लिखा होगा, इस प्रकार से लिखा होगा, और ऐसे लिखा होगा। तो कुछ बच्चे जो हैं इसी को राइट आंसर के रूप में चुन लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है सन्यासी आपका इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग हम लोग, और बताएंगे इसका सही उत्तर आप सभी लोगों का क्या हो सकता है। तो कुमार का एक अर्थ है प्रभाव, हीरा, तोता, या गौतम। चलिए भाई देखिए कुमार की बात यहाँ पर आई है, तो कुमार का मतलब क्या होता है, आपने सुना तो बहुत होगा कुमार, लेकिन कुमार का मतलब क्या होता है। राजकुल आपने सुना होगा, जो राजकुल में बालक होता है, राजकुल में जो उत्पन्न बालक होता है उसको हम लोग कहते हैं कुमार, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कुमार कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुमार को हम लोग ये भी कह सकते हैं जो अच्छे कुल में पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ आपको बताना है, तो इसका अर्थ क्या होगा, गौतम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। तो इसमें आपको बताना है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद आपको बताना है। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वाक्य की, वाक्य के बारे में आपको बताऊं तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 2 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे, 2 भेद होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका उद्देश्य होता है, पहला आपका क्या होता है भाई, उद्देश्य होता है भाग, और दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा भेद क्या होता है, विधेय होता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। जैसे कि इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़े होंगे, इंग्लिश में आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, उद्देश्य को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और विधेय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रेडिकेट कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें से जो मैं है ये क्या है, मैं एक उद्देश्य है। मैं क्या है, मैं एक उद्देश्य है, मैं एक उद्देश्य है, यानी कि मैं एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि मैं बाज़ार, यहाँ पर हाँ बाज़ार लिखना चाहिए, मैं बाज़ार जा रहा
हूँ, ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट बोले तो विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पर दो भाग होते हैं, इस तरह से वो बांटे जाते हैं, ठीक है। एक वाक्य आपसे दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे। जो पहला वाला आपका शब्द होगा, ठीक है, या कोई नाम लिखा हो सकता है, ठीक है, या मैं लिखा हो सकता है, कुछ भी लिख सकता है, वो आपका उद्देश्य होता है। बात आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करें यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो क्या ये एक संदेहवाचक वाक्य है, तो बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। कि यहाँ पर एक संकेत दिया जा रहा है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं। क्या ये एक विस्मयादि बोधक ठीक है वाक्य है, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पर एक इच्छा जताई जा रही है कि ईश्वर करे, ईश्वर करे कि आपकी यात्रा शुभ हो, तो ये एक हो जाएगा वाक्य आपका इच्छावाचक। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए कि निस्तेज का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या हो सकता है बताइए। तो निस्तेज का संधि विच्छेद जो होगा वो नी धन तेज हो जाएगा और विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, जो शब्द विशेषण, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर आ चुका आपके सामने। जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। जैसे कि मैं यहाँ पर एक शब्द लिख दूँ, कुछ शब्द लिख दूँ, ठीक है, कि ठीक है, बहुत बहुत गोरा बालक। क्या मैंने यहाँ पर लिखा, बहुत गोरा बालक, यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा। तो बहुत गोरा बालक ये क्या है, ये एक है संज्ञा, और इसकी विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा भाई, किसके द्वारा बताई जा रही है, गोरा शब्द के द्वारा बताई जा रही है। गोरा शब्द के द्वारा बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये एक विशेषण हो जाएगा। और अगर जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम लोग कहते हैं विशेषण, प्रविशेषण उनको हम लोग कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी कि वहाँ पर क्या था, बालक, तो बालक एक आपका विशेष शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, विशेष शब्द हो जाएगा। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो मान लीजिए यह पेन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, मैंने यहाँ पर ये शब्द लिखा। तो यहाँ पर पेन की विशेषता बताई जा रही है किस शब्द के द्वारा, तो यह शब्द के द्वारा। अब यहाँ पर यह शब्द जो है क्या हो जाएगा, ये एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि वह कार मेरी है, तो इसमें आप लोग सार्वनामिक विशेषण बताइए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो वह कार, यानी कि कार की विशेषता वह शब्द ने बताई, तो वह आपका क्या हो जाएगा, ये एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो सकता है। माल गोदाम में आपको समास बताना है, कौन सा है बताइए। माल गोदाम में समास आप सभी लोग बताएंगे। तो माल गोदाम का मतलब क्या होता है, माल के लिए जो माल रखने के लिए गोदाम होता है उसको हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास है आपका, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, यानी कि माल, ठीक है, माल के लिए गोदाम, तो के लिए आ गया, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए संप्रदान तो है नहीं, तत्पुरुष है, और संप्रदान तत्पुरुष का ही, तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई क्या हो जाता है, चलिए भाई जो हो जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि मोहन नहीं आने वाला। मोहन नहीं आने वाला वाक्य आपको बताना है कैसा है, बलदायक है, संदेहवाचक है, स्वीकारात्मक है, नकारात्मक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य होते हैं इनके दो भाग होते हैं। एक तो आपका उद्देश्य होता है, एक क्या होता है भाई, आपका उद्देश्य होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है विधेय। उद्देश्य को ही हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट है, और विधेय को ही हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर बात करें उद्देश्य क्या है, तो मोहन जो है यहाँ पर उद्देश्य है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर विधेय क्या है, तो नहीं आने वाला, ये एक विधेय है। इस प्रकार से आप सभी लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि मोहन नहीं आने वाला, तो जिस किसी भी वाक्य में कैसा आ जाए भाई, नहीं आ जाए, वो आपका निषेधात्मक वाक्य हो जाता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। भाई वीडियो को आप सभी लोग शेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हो, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा हो, तो आप सभी लोगों से भाई यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से, एक बार आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करें। आप सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर करके वापस आ जाइए, जल्दी से आप सभी लोग भाई शेयर करके वापस आ जाइए। चलिए
अब आप जा सकते हैं, ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है, अब आप जा सकता है। तो पहली बात तो ये एक वाक्य जो लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पर आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसमें से जो शुद्ध वाक्य है उसका आपको चयन करना है। तो अब आप जा सकता है ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। अब आप जा सकते हो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप जा सकते हो ये भी आपका सही तो नहीं लग रहा है। अब आप जा सकते हैं ये हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई आपसे बड़ा आ गया मान लीजिए तो आप क्या बोलोगे, अब आप जा सकते हो ऐसे बोलोगे भाई। अब आप जा सकते हैं बोलेंगे हैं। तो इस प्रकार आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो सकता है। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न भी बनते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो इंदौर की बात करें, यहाँ पर इंदौर जो है सफाई सुथराई के मामले में भाई पहले नंबर पर है, और इस साल नहीं पिछले कई सालों से ये पहले नंबर पर ही बना रहा है, और इस साल भी पहले नंबर पर ही बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करें साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका जो है ये इंदौर से ही प्रकाशित हुई है। कहाँ से प्रकाशित हुई है भाई, इंदौर से ही प्रकाशित हुई है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो देखिए पहला हिंदी पत्र आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था। ठीक है, प्रथम हिंदी पत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, आप सभी लोगों को याद रखना है उद्दंड मार्तंड था। कौन सा था भाई, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। उद्दंड मार्तंड आप सभी लोग याद रखेंगे, उद्दंड मार्तंड आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कब प्रकाशित हुआ आप सभी लोगों को याद रखना है, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। ठीक, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को ही राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बात आप सभी लोग याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपसे देखिए पूछा जाता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला पत्र कौन सा था, तो आप लोग बताओगे बंगाल गजट था। हिंदी पत्र था जो पहले प्रकाशित हुआ वो उद्दंड मार्तंड था, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला पत्र, तो बंगाल गजट आप सभी लोग बताओगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, तो पूछा जा रहा है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है भाषा, उपभाषा, बोली या आपकी लिपि। तो क्या कहा जाता है भाई, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो क्या कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बोली कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए क्या कहा जाता है भाई, बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। चलिए, तो ये तो जो है आपका भाई अंतिम प्रश्न था, ये आपका अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोगों को अब क्या करना है, सभी को वीडियो को लाइक करके भाई वीडियो को आप सभी लोगों को शेयर करना है। ठीक है, सभी को वीडियो को शेयर करना है। यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, डेली आप सभी लोगों की क्लास होती है हिंदी की, और लक्ष्य हमारा और आपका क्या है कि कम से कम हिंदी का सेक्शन आपका ऐसा जाए जिसमें आप लोग 100% करके आओ हिंदी के सेक्शन में, और जो 100%